स्टार्ट हो गया। सब लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम एक विशेष समस्या को लेकर लाइव हैं। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी एक विशेष समस्या की ओर आप ध्यान दें। हमारे देश में दिव्यांगों के लिए आपने विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग शब्द का प्रारंभ कर दिया। सब जगह शुरू की गई, सब लोग दिव्यांगों की अब बात भी करते हैं, लेकिन दिव्यांगों के साथ एक ऐसा अत्याचार भारतीय पुनर्वास परिषद ने किया है जिसकी कल्पना पूरे देश के लोग नहीं कर सकते। आज हमारे देश में दिव्यांगों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे देश की पुनर्वास परिषद, जो कि इसको जिम्मेदारी दी गई है कि दिव्यांगों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था वो करे, उसी ने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया है। वहां पर बैठे हुए दलाल जिसको चाहते हैं पैसा लेकर मान्यता देते हैं। वहां पर राजेश कुमार वर्मा नाम का एक बड़ा दलाल है जिसने बड़ा गिरोह बना रखा है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि फर्जी मान्यताएं लेने में गिरोह बनाकर काम करते हैं। रातों रात संस्थाएं बदल जाती हैं। अनेक प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं इसमें हैं जिसकी डिटेल शिकायत हम आपको पत्र के माध्यम से भेज रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा देश के 80,000 बच्चों के साथ एक बड़ा अत्याचार इस भारतीय पुनर्वास परिषद ने किया है। NBER जो कि इसकी परीक्षा को आयोजित करता है, ऐसी कमरों में बैठकर यहाँ की व्यवस्था बनाता है। मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं पूरे देश के अंदर जो 1.5 महीने में समाप्त होती हो। भारतीय पुनर्वास परिषद ने हर संडे को परीक्षाएं कराई जिससे बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हुआ। और परीक्षा शुरू करने से पहले 2 बार नहीं 3 बार स्कीम जारी की। जिस दिन पहली बार स्कीम जारी हुई, परीक्षाएं आने के कारण संस्थानों ने पढ़ाई बंद कर दी। उसके बाद पेपर से 1 दिन पहले मालूम चलता है कि परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। फिर दूसरी स्कीम जारी हुई, फिर दोबारा भी ऐसा हुआ, परीक्षाएं दोबारा स्थगित कर दी गई। और तीसरी बार जब परीक्षाएं प्रारंभ हुई तो उसका जो शेड्यूल था लगभग 1.5 महीने का था। उससे भी बड़ी समस्या देखिए, उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं, लगभग 1 महीने प्रैक्टिकल चले और प्रैक्टिकलों में भी यही हाल रहा। उसके बाद रिजल्ट आने में महीना लगा। इन महीनों में बच्चों की पढ़ाई बंद रही, किसी भी संस्थान में पढ़ाई नहीं हुई पूरे देश के अंदर। उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में NBER के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता और जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलने चाहिए थे वो ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को नहीं दिए गए। इस कारण पूरे देश के 90% से अधिक बच्चे फेल थे, चाहे वो सरकारी संस्थान थे, चाहे वो प्राइवेट संस्थान थे, चाहे वो फर्जी संस्थान थे। तीनों प्रकार के संस्थानों में फर्जी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि राजेश कुमार वर्मा जी ने अनावश्यक पैसा लेकर अपने गिरोह से बहुत सारे फर्जी संस्थान खुलवाए हैं। उन सभी संस्थानों की जांच की मांग भी मैं करता हूं और बहुत जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मैं भेजने वाला हूं जिनकी जांच होनी है उनकी संस्थानों की। ऐसी संस्थाएं हैं जहां ऑलरेडी संस्था चल रही है, वहां दूसरी संस्था को मान्यता दे दी गई। ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर कोई संसाधन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई जमीन नहीं और फर्जी जगह पर दिखाकर मान्यताएं ले ली गई। कोई शिक्षक नहीं, कोई स्पेशल बच्चा नहीं, मान्यताएं हो गई। आखिर कैसे हो गई? इंस्पेक्टर्स आते हैं, चंद्रकला गोस्वामी जैसे लोग 5-5 लाख रुपए लेकर 5-5 साल की मान्यताएं दे जाते हैं, चाहे वहां एक कमरा भी नहीं है। और जो संस्थान चल रहे हैं उन संस्थानों की मान्यता को इसलिए समाप्त किया जाता है कि वो पैसे नहीं देते, ईमानदार है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी राजेश कुमार वर्मा अपने ऑफिस में बैठकर ऐसा बोलता है जिसको बोलते हुए मुझे शर्म आती है। इतना ही नहीं, वो कहता है कि मेरे पास बड़े बड़े ऑफिसरों की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास मंत्रियों की रिकॉर्डिंग है, सांसदों की रिकॉर्डिंग है। अगर ऐसा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, राजेश कुमार वर्मा की सारी संपत्ति की जांच कराते हुए आप लोग एक ऐसा अभियान चलाइए कि हमारे देश की CBI इस देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच करे जो दिव्यांगों के साथ हुआ है। और देखिए, ये बच्चे जो 80,000 बच्चे हैं उनसे फीस ली जाती है। नॉर्मल परीक्षा होती है, 150 रुपए फीस रहती है, लेकिन जब री एग्जाम होता है तो उनसे कहा जाता है कि आपको 1,000 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी।
कितनी फीस थी पहले? 2000 थी पहले 2000 रखी जाती है, उसके बाद फिर 1000 कर दी जाती है, और उसके बाद फिर 500 कर दी जाती है। ऐसा खेल इस भारतीय पुनर्वास परिषद में होता है। उससे भी ज्यादा विडंबना की बात देखिए, जिन बच्चों ने कॉपियां लिखी थी उन्होंने कहा हमें हमारी कॉपी दी जाए, हमें फोटो कॉपी चाहिए अपनी कॉपी की, ताकि हम देख सकें कि किस बच्चे ने क्या लिखा है और किस टीचर ने क्या चेक किया है। तो मैं बता दूं, किसी बच्चे को शायद वो कॉपी प्रदान नहीं की गई, क्योंकि उसके अंदर उनकी कलई खुल जाती, किस व्यक्ति ने वो कॉपी चेक की है ये भी पूछता है पूरा भारत। हम पूछते हैं कि आखिर हमारे बच्चों की कॉपियां किसने चेक की, ये सार्वजनिक होना चाहिए। किस संस्थान की कॉपी किस टीचर ने चेक की, ये सारे देश को पता होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में किस संस्थान की कॉपी किसने चेक की है, इसकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। पहली मांग, ये पहली मांग है कि आखिर किस टीचर ने चेक की, उसकी योग्यता क्या थी, क्या वो योग्य था उस कॉपी को चेक करने के लिए कि नहीं। मैंने ये भी सुना है कि निपमेट में बैठकर अपनी ही संस्थानों की कॉपियों को अपने आप टीचर चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोडिंग नहीं होती। मैंने एक बार सुझाव दिया था कि कॉपियों पर कोडिंग होनी चाहिए। अपने संस्थानों की कॉपी जो अपने आप चेक करते हैं, अपने जो फेल वाले बच्चे उनको पास कर देते हैं। इससे बड़ा करप्शन इस फील्ड में कोई नहीं हो सकता। राजेश कुमार वर्मा जी ने ऐसे भी काम किए हैं कि जिस संस्था की मान्यता है उसी के मालिक को उसको जांच करने के लिए भेजा है। एक दिल्ली में संस्थान है अमर ज्योति संस्थान, उसकी मान्यता खत्म कर दी गई थी। राजेश कुमार वर्मा जी गए और 5 साल के लिए उसको मान्यता देकर, और मैंने पूछा कि आपने कोई एक्शन लिया जिसने मान्यता समाप्त की थी उसके खिलाफ, कि नहीं। तो मैंने आप सही है कि वो सही है, हम सही हैं। अर्थात अपने आप निश्चित कर लेते हैं। राजेश कुमार वर्मा जी को तो इंस्पेक्शन करने का अधिकार ही नहीं है। जब वो पढ़ा नहीं रहे इतने सालों से, वो इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं? क्या एक ऑफिस में बैठने वाला कर्मचारी जो कि नौकर है, वो किसी संस्थान को जाकर चेक करेगा जिसने पढ़ाया नहीं कभी? जो व्यक्ति इतने लंबे समय से नहीं पढ़ा रहा, उसको जंग लग जाती है, उसकी मानसिकता बदल जाती है। जिस प्रकार से राजेश कुमार वर्मा ने पूरे देश के अंदर सारे बच्चों का नुकसान किया है, उसकी कल्पना मात्र से अंदर से ना आग लगने लगती है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे मथुरा में, वो री एग्जाम देने जाएंगे लखनऊ, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, उनके लिए वाहन कौन देगा? कितने गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता जंगलों में काम करते हैं, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, 500 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाएंगे वो। उसके बाद उनको वहां रूम लेना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो सारी भारतीय पुनर्वास परिषद देगी क्या? उसके बाद देखिए, फिर कॉपियां चेक होती हैं, रिजल्ट आता है, फिर ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। जो ग्रेस वाले मार्क्स पहले मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए जाते, क्यों? ये दूसरी मांग है। ग्रेस मार्क्स हमारे क्यों नहीं दिए गए? तीसरी मांग, हमारा सेंटर 500 किलोमीटर दूर क्यों था? मथुरा में 10-12 सेंटर चलते हैं, जिनमें से कुछ फर्जी हैं, कुछ अच्छे हैं। फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने फर्जी मान्यताएं ली। मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं आज खुलकर बोल रहा हूं। मथुरा को छोड़िए, राजस्थान के तो 80% संस्थान फर्जी हैं। उनके अंदर जो राजस्थान के 80% फर्जी संस्थान हैं, उनको सबको मान्यता राजेश वर्मा ने दी है। और अभी एक लिस्ट मैंने ग्रुप में डाली है, लगभग 30-35 संस्थानों को सीट बढ़ा रहे थे चुपचाप दुबक ऑर्डर जारी हो गया। उसकी जांच में एक नियम है, एक सरकारी टीचर रहना चाहिए, एक प्राइवेट। जितने टीचर उसमें लगे हैं उनके द्वारा किए गए सभी इंस्पेक्शनों का री इंस्पेक्शन होना चाहिए। ये मेरी मांग है। क्या मांग है? जितने संस्थानों, जो टीचर्स उस लिस्ट में हैं, उनके द्वारा पिछले 10 वर्षों में कितने इंस्पेक्शंस हुए, उन सभी संस्थानों की जांच होनी चाहिए। अगली मांग, और जिन संस्थानों का नाम उसमें है, उन संस्थानों का एक साथ एक ही दिन में विजिट होना चाहिए। ये भी हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी। और ऐसा प्रावधान है कि अकाउंट के माध्यम से सैलरी जाती है, सभी संस्थानों के अकाउंट की जांच होनी चाहिए। कितने टीचर्स उन संस्थानों में काम कर रहे हैं, उससे सारी कलई खुल के आ जाएगी। पूरे देश के अंदर दिव्यांगता के क्षेत्र में जो टीचर्स कार्य कर रहे हैं वो सब परेशान हैं, सबका शोषण हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है डर की वजह से। इस फील्ड में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि हर व्यक्ति शोषित है लेकिन चुप है। सारे बच्चे, 80,000 बच्चे परेशान हैं लेकिन चुप है। करीब 2 लाख प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे चुप हैं। क्यों? सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोस में आकर पैदा हो। इस पर ताली बजा दो।
क्योंकि आप ताली बजाना भी नहीं जानते, अच्छी बात को अप्रिशिएट करना भी नहीं जानते। तो देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, हम घर बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे गार्जियन आज कह रहे थे, ये बीच में है, क्या नाम है सर आपका? रितु के पापा, रितु है क्या? खड़ी हो ना बेटा। यूँ कह रहे हैं हमारी बेटी इतनी होशियार है, बिना पढ़े पास हो गई, कभी स्कूल नहीं आई, तो स्कूल आए हैं वो फेल हो गए। मैंने कहा हाँ, इसमें हमारी गलती है। रितु स्कूल कम आती है, हमने छूट दे दी उसको, इसके लिए हम अपराधी हैं, हमको जेल होनी चाहिए। ये तुम्हारे पापा का स्टेटमेंट था सारे गार्जियन के सामने। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कहीं क्लास नहीं चलती, यूपी में कहीं क्लास नहीं चलती, पूरे देश के अंदर कहीं क्लास नहीं चल रही है। चाहे तो बच्चों की CDR लोकेशन निकाल दी जा सकती है, उससे मालूम चल जाएगा बच्चे किस समय कहाँ थे। लोग कहते हैं हमारे क्लास चलती हैं, सारे बच्चों के मोबाइल नंबर भारतीय पुनर्वास परिषद के पास हैं, सारे बच्चों की लोकेशन ट्रेस कराई जाए, किस दिन वो कहाँ थे, इससे मालूम चल जाएगा कि कौन से बच्चे ने क्लास की और कौन से बच्चे ने क्लास नहीं की। एक ही मत, 1 घंटे में पता चल जाएगा। आप उसको छोड़िए, हम राजेश कुमार वर्मा के साथ साथ सारे इंस्पेक्टर जिन्होंने इंस्पेक्शंस किए हैं पूरे देश में, उनकी भी CDR जांच की मांग करते हैं कि कितनी बार भारतीय पुनर्वास परिषद से उनके पास फोन गए। यहाँ तक कि इंस्पेक्शन वाले दिन कुछ लोग तो ऐसे अधिकारी हैं, इंस्पेक्शन में फोन करते हैं, लेकिन तरीका देखिए उनका, सीधे फोन नहीं करते, वो दूसरे आदमी को फोन करते हैं। ये हर बार गलती करेंगे आप, ठंडा ही पानी लाएंगे, मैंने गर्म पानी मांगा है और 5 बार कह चुका हूँ ये बात, गर्म नहीं ठंडा है। और क्या होता है, वो कैसे करेंगे, देखो खड़े हो, खड़ा हो, तरीका बताता हूँ। इंस्पेक्शन में ये आए, महर्षि दयानंद में जांच करने आए 2 लोग, बेटा खड़ा हो जाएगा जी, एक तुम आ जाओ, बिना फोन वाले आ जाओ। ये 2 जांच करने आए। अब इनकी जानकारी भारतीय पुनर्वास परिषद में राजेश कुमार वर्मा जी से है। फोन आएगा इनके पास, सीधे नहीं करेंगे, इसको खड़ा करेंगे, खड़ी हो जाए। राजेश कुमार वर्मा जी भारती को फोन करेंगे, भारती उनको बता दो अगर आगे इंस्पेक्शन लेने हैं तो करके आए वहां, वरना उनको इंस्पेक्शन टीम से हटा दिया जाए। तो भारती फोन करेगी, दिमाग खराब हो गया है, महर्षि दयानंद को मान्यता देके आनी है। अगर उन्होंने कह दिया वर्मा जी ने नहीं देके आनी है, तो क्या कहेगी, कुछ भी हो ऐसी कमी निकालना, कमरा हो 200 फुट का, लिख देना 2 फुट का है, छुट्टी, मारते रहो माथा। हमारे रिसोर्स रूम का साइज 600 स्क्वायर फीट है, कितना है? लेकिन मैंने पहला ऐसा रूम देखा है जो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कभी उसका साइज बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जो आता है वो वर्मा जी जैसे कह देते हैं वैसे ही लिख जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम उनको पैसा नहीं देते, हम खरी बात सबके मुंह पे बोलते हैं। हमने एक दिन RCI के बाहर धरना दिया, बच्चों की प्रवेश की समस्या थी, पूरे देश के संस्थानों की 50% सीटें खाली थी, जहां 25 सीट मिलती थी, 12 बच्चों के एडमिशन हुए और 13 सीट खाली थी, किसी संस्थान में 20 सीट खाली थी। तो बताइए क्या 5 बच्चों में कोई संस्थान सैलरी दे देगा किसी टीचर को? एक भी संस्थान ने किसी टीचर को सैलरी नहीं दी, कोरोना में सैलरी नहीं दी। क्यों? क्योंकि जानते थे कुछ भी नहीं करना। आज स्थिति ऐसी है कि पूरे देश के अंदर सभी संस्थान बंद हैं। मैं कह रहा हूं खुद 90% संस्थान बंद हैं। उन संस्थानों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ 1-1, 2-2 टीचर रख रखे हैं, केवल उन्हीं से सारा काम चल रहा है, कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। और इस सबके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय पुनर्वास परिषद है, क्योंकि वहां से जो डायरेक्शन मिलता है वही ये कर जाते हैं इंस्पेक्टर्स। तो मैं चाहूंगा कि सभी इंस्पेक्टर्स जिन्होंने इंस्पेक्शंस किए हैं उन सभी की भी CDR जांच हो, उनकी लोकेशन की जांच हो, उनके संबंधों की जांच हो और आय से अधिक संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। राजेश कुमार वर्मा बहुत तेज आदमी है, उसने कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीदी होगी। जैसे उसने भारतीय पुनर्वास परिषद में एक गिरोह बना रखा था, एक देवेंद्र नाम का बाबू है, एक प्रतीक नाम का बाबू था, उन दोनों को उसने अपने गिरोह में शामिल कर रखा था। डीलिंग वो करते थे, पैसा देवेंद्र और प्रतीक लेते थे, तो बदनाम तो राजेश वर्मा होता नहीं था, कहता था ईमानदारी से मैं ईमानदार हूँ, पूरे देश के अंदर कोई बताए कि मैंने किसी से पैसा लिया हो, ऐसे ईमानदार थे वो। गिरोह बनाकर काम करने वाले लोग और भी ज्यादा बड़े अपराधी हैं, वो सामान्य अपराधी नहीं है। वो ही आपकी NBER के भी प्रमुख थे। NBER वो बोर्ड है जो आपका एग्जाम कराता है, और उस बोर्ड ने क्या किया, आपके जानबूझ के प्लानिंग की कि आपके पेपर्स 8-8 दिन में हो, नकल नहीं हो। चलो अच्छी बात है, नकल नहीं होनी चाहिए, इस बात में मैं भी सहमत हूँ, लेकिन 8-8 दिन में क्यों? जब सेंटर्स में आपस में सेंटर करा के ऑब्जर्वर भेज दे, वही टीचर एग्जाम लेने वाले हैं। अभी चेन्नई से एक टीम आती है राजस्थान में,
राजस्थान में इस बार री एग्जाम में खुल के नकल चली। जिन सेंटर्स पर चेन्नई से लोग आए थे उन सेंटर्स पर खुल के नकल चली और सबको 2-2 लाख रुपए के आसपास मिले, ऐसी सूचना है गुप्तचरों की। हमारे चाणक्य के बहुत सारे गुप्तचर हैं, उन्होंने बताया है कि 2-2 लाख रुपए एक आईफोन उनको बांटे गए और उन्होंने खुल के नकल कराई और वहां के सारे बच्चे पास हो गए। तो मैं चाहूंगा कि चीटिंग जो होती है ना उसमें गलती भी सब गलत लिखते हैं, सही तो सही है, लेकिन जो गलती है वो गलत लिखी है उसकी जांच होनी चाहिए। तो राजस्थान के जो सेंटर्स पर चेन्नई से लोग आए थे उन सभी सेंटर्स की भी जांच होनी चाहिए, उनकी कॉपियों को सार्वजनिक किया जाए और उसकी जांच हम खुद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स हुए, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर भी सेटिंग से लगते हैं, किसके यहाँ कौन जाएगा ये निपमेट डिसाइड करता है और जहां से पैसा मिलता है वहां ऐसे एग्जामिनर भेजे जाते हैं जो कुछ जानते नहीं है, साइन करके आ जाते हैं, और जहां जिसे चिढ़ है वहां ऐसे खतरनाक भेजे जाते हैं जो है उसको भी नंबर देके नहीं आते। अगर वीडियोग्राफी की जांच की जाए तो कुछ संस्थानों ने तो ऐसा किया है, इसका नाम अशोक शर्मा है, इसकी जगह इसको खड़ा कर दिया और बता दिया ये अशोक शर्मा है, इसके साइन करा लिए, वीडियोग्राफी भेज दी और परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। हियरिंग इम्पेयरमेंट में ऐसे कई केसेस मेरे सामने हैं। मैं बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ना उस पर 1000 लोगों की निगाह है। देश के 4 लाख प्रोफेशनल्स उसको देख रहे हैं, 80,000 छोड़िए, देश के सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, लाइव चल रहा है। अगर मैंने एक भी झूठ बोल दिया तो लोग मानहानि का दावा करने पहुंच जाएंगे, कहेंगे कि मानहानि का दावा कर दो इनके ऊपर। अगर उनमें हिम्मत है मेरे एक भी शब्द को काट कर दिखाएं जो मैंने बोला है, उसको एक शब्द को भी काटे, मुझ पर सब चीज का एविडेंस है। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं पूरे देश के अंदर ये दिखाने के लिए कि क्या देश में हो रहा है। तो इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे। बोलो आप, भारतीय पुनर्वास परिषद के जो लोग हैं अगर वो सुधार नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? धरना देंगे। बोलो, धरना देंगे। आप सब लोग चलने को तैयार हो? तो देखिए, मैं बोलूंगा भ्रष्टाचार का, आप बोलेंगे नाश हो। क्या बोलेंगे? नाश हो। भ्रष्टाचार का नाश हो। भ्रष्टाचार का नाश हो। भ्रष्टाचार का नाश हो। अच्छा, अब NBER में तुम बोलेंगे सुधार हो। क्या बोलेंगे? सुधार हो। NBER में सुधार हो। NBER में सुधार हो। NBER में सुधार हो। अब मैं बोलूंगा एसी कमरों में बैठे वाले लोगों का, तुम क्या बोलोगे? नाश हो। एसी कमरों में बैठकर हमारे लिए खराब प्लानिंग करने वालों का नाश हो। एसी कमरों में बैठकर देश को बर्बाद करने वालों का नाश हो। दिव्यांगता के क्षेत्र को बर्बाद करने वालों का नाश हो। दिव्यांगता के क्षेत्र को बर्बाद करने वालों का नाश हो। अच्छा किसका हो? जो अच्छा काम करना चाहते हैं। कई बार राजेश अग्रवाल जी जो कि सेक्रेटरी हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में, इस समय डिसेबिलिटी फील्ड को देख रहे हैं, IAS ऑफिसर हैं। IAS बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं, लोग करप्ट जो लोग हैं उनको करने नहीं देते। उन्होंने बड़ा अच्छा कई बार प्रयास किया, मैंने कई बार उनको सुना, कई बार उनसे बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन पता नहीं नीचे के लोग क्या कह देते हैं कि हमारे फोन लोग नहीं उठाते हैं। स्थितियां ऐसी हैं, मैं किसी सेक्रेटरी को, IAS ऑफिसर को फोन करता हूँ, किसी मंत्री को फोन करता हूँ तो लोग मेरे फोन ही नहीं उठाते। लोग कहते हैं पागल हो गए। लोग क्या कहते हैं? पागल हो गया। पागल लोगों से बात करना नहीं चाहते। लेकिन मैं बता दूं, हमारे सेक्रेटरी जो हैं बहुत अच्छे हैं और मैं ये भी बता दूं आपको, उन्होंने ये व्यवस्था की थी, उन्हें मालूम पड़ा हिंदी पखवाड़ा चल रहा था, मैंने उनको सुना एक बार, तो उन्होंने कहा देश के 90% बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, उसके बाद भी फिर भी अंग्रेजी थोपी जा रही है। तो उन्होंने आदेश किया था 1 महीने के अंदर हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार हो, आज तक तैयार नहीं हुआ। YouTube पर डाला जाए ताकि सारे बच्चे पढ़ लें। हर एक टीचर राजेश कुमार वर्मा जी की तरह इंटेलिजेंट नहीं। राजेश कुमार वर्मा जी हाइपर इंटेलिजेंट हैं, वो ऑफिस में बैठकर सब कुछ जान लेते हैं और अन्य लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है। हम जैसे बेवकूफ भी हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, तो YouTube से पढ़ लेंगे। ऐसा प्रयास हमारे सचिव साहब ने किया लेकिन वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं सचिव साहब से अनुरोध करूंगा कि उनका मन था, मैंने ऐसा भी सुना है कि उनको भी हस्तक्षेप करने के लिए मना कर दिया गया कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद में जो काम हो रहा है वो अपने आप होगा। मेंबर सेक्रेटरी बेचारे नए आए हैं, उनको ABCD नहीं पता इस फील्ड की,
जो भी मेंबर सेक्रेटरी बनता है उसको पता होना चाहिए दिव्यांगता क्या है। अब मेंबर सेक्रेटरी चार्ज पर रहते हैं, फुल फ्लैश मेंबर सेक्रेटरी बहुत लंबे समय से नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेंबर सेक्रेटरी बनने की प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया यहाँ के बैठे जो दुष्ट टाइप के लोग हैं उन्होंने इतनी जटिल बना दी है कि जब एडवर्टीजमेंट होता है तो देश में से 4, 6, 10 लोग ही एलिजिबल होते हैं, कोई एलिजिबल ही नहीं होता। उसकी जो प्रक्रिया है उसको इतना जटिल कर दिया है, मेंबर सेक्रेटरी बनने की जटिल प्रक्रिया इतनी कर दी है कि केवल वही बने जो आरसीआई में बैठा है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद में मेंबर सेक्रेटरी और चेयरपर्सन बनने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो, ये भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है, और उसकी मॉनिटरिंग हो। इंस्पेक्शन तो ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई शिकायत करते हैं, मैंने अब तक 250 लेटर भारतीय पुनर्वास परिषद को भेजे हैं, किसी का जवाब आज तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी हैं, हम उनके नौकर है। उल्टा हमारे पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो सब नौकर हैं, नौकरी नाम है, नौकर नौकरी करता है। कहते नहीं कहते सरकारी नौकरी, तो ये सब सरकारी नौकर हैं। और किसके नौकर हैं? जनता के, हम जैसी जनता के नौकर हैं। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सेवक हूं, लेकिन जो पदों पर बैठे हैं उनके अंदर इतना घमंड भरा है। अंग्रेजों की, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी अब यहाँ छोड़ गए। जो अधिकारियों में है वो चेंज जब होगी जिस दिन हमारे देश के अधिकारी ये सोच लेंगे कि हम अधिकारी नहीं है, सेवक हैं। आईएएस ऑफिसरों की भी स्थिति ऐसी है, जब वो एक हो जाते हैं तो मंत्रियों की भी नहीं सुनते। टैलेंटेड लोग हैं मान लिया, लेकिन टैलेंट परमपिता परमात्मा से डरो, इंसान से मत डरो, परमपिता परमात्मा से डरो, उन दिव्यांगों से डरो। वरना मैं तो कहूंगा इन लोगों ने ये करप्शन किया है, भगवान उनके घरों में दिव्यांग बच्चे पैदा कर, तब उनको दिव्यांग के ताली बजाओ। उस बात में जितने लोगों ने करप्शन किया है दिव्यांगता के क्षेत्र में, उन सब के घर में भगवान 2-2 दिव्यांग बच्चे पैदा कर और मल्टीपल डिसेबल बच्चे पैदा कर। ये मैं भगवान से मांग करूंगा। इसके लिए हवन करूंगा 101 कुंडली, इसके लिए 101 कुंडली हवन करेंगे हम। तो जिन लोगों ने आरसीआई में बैठकर करप्शन किया है और जिन्होंने उनकी मदद की है और जिन प्रोफेशनल्स ने ऐसा काम किया है, भगवान उनके यहाँ 2-2 दिव्यांग बच्चे पैदा कर। ये हमारी परमात्मा से प्रार्थना रहेगी। अभी हम लगातार लाइव होते रहेंगे बार बार। अभी हम आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं। हम बहुत जल्द जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें कि हम अपनी समस्याओं के बारे में, केवल अभी 2 टॉपिक रहेंगे, मान्यता और परीक्षा। क्या रहेंगे? मान्यता और परीक्षा। क्योंकि एडमिशन का टाइम चल रहा है, इस समय एडमिशन प्रारंभ हो गए। एडमिशन ले लेंगे लोग, कोर्ट भाग जाएंगे। एडमिशन लेने से पहले ही हम इस आंदोलन को करेंगे। बहुत जल्द आंदोलन की तिथि हम बताएंगे। ग्रुप आपके पास पड़े हैं, उन ग्रुपों में रहकर आपको क्या करना है? पूरे देश के लोगों को जोड़ना है। जो लोग दिव्यांगता के क्षेत्र को पसंद करते हैं, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, भले ही कोर्स नहीं कर रहे हो, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, विपक्ष को, पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, सबको हम आमंत्रित करते हैं। दिव्यांगता की इस मुहिम में आप हमारे साथ आइए। और पूरे देश की मीडिया से हमारा अनुरोध है कि हमारी बात को सुनकर अपने अपने कलम को चलाइए, क्योंकि अगर कलम नहीं चलेगी तो दिव्यांगों का भला नहीं होगा। लगभग 6 करोड़ दिव्यांग हैं। 4% का रेशियो गवर्नमेंट ने खुद कहा है। मेरी नजरों में 12 करोड़ हैं, लेकिन सरकार की नजरों में 4 करोड़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग होते हुए दिव्यांग सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 12 करोड़ लोग जब हमारे देश के अंदर दिव्यांग हैं, तो 12 करोड़ लोगों की मांग तो सरकार को मानना पड़ेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, एक हाई लेवल कम से कम उसमें ऐसे लोग हों। अभी समस्या क्या है, कमेटी बनती है, उस कमेटी में मेरे को शामिल किया जाए। मैं तैयार हूँ, भले ही 10 लोग हों, लेकिन कमेटी का एक मेंबर मुझे बनाया जाए और मैं इंस्पेक्शन करने के साथ साथ सारी चीजें सबूत सहित बताऊंगा। तो कमेटी क्या होती है? लीपापोती कर देती है। और कमेटी की जांच वीडियोग्राफी में हो, कमेटी की जांच वीडियोग्राफी में हो, ताकि जो वो लिखे उसको घुमा ना सके और वो वीडियोग्राफी लाइव हो। वो वीडियोग्राफी कैसी हो? लाइव हो, उसको पूरा देश देखे। और मेरे को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए तो मैं सत्यता सामने लाकर दिखा दूंगा कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ है और कैसे भारतीय पुनर्वास परिषद ने पूरे देश को पागल बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि दिव्यांगता की इस लड़ाई में आप आगे आइए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी।
आपने मेरा सहयोग मांगा, केवल एक बच्चे ने मुझसे कहा था, इस बच्चे के कहने पर मैं आपको सहयोग कर रहा हूं और मैं वायदा करता हूं इस लड़ाई में हम जीतेंगे। चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे हमें देश की संसद में जाना हो, चाहे तुम्हारे लिए हमें आत्मदाह करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा तो पहले हम लाइव मीडिया के माध्यम से सुनाएंगे, जब भी कोई नहीं सुनेगा तो फिर हम संसद में जाएंगे, तब भी कोई नहीं सुनेगा तो फिर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, तब भी कोई नहीं सुनेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का भी प्रयास करेंगे, और जब भगवान भी हमारी नहीं सुनेगा तो संसद के बाहर चल के आत्मदाह करेंगे साहब। और जब भगवान भी नहीं सुनेगा तब करेंगे, भगवान सुनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी पावर आप लोगों के अंदर है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों को पुनः चेतावनी देता हूं, या तो व्यवस्था सुधार लो, वरना हम बहुत जल्द जंतर मंतर पर आ रहे हैं, फिर वहीं आकर तुम लोग माफी मांगोगे और देश की व्यवस्थाओं को सुधारोगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सरदार भगत सिंह की जय, सरदार भगत सिंह की जय, महाराजा सूरजमल की जय। देखो आवाज नहीं है, ये महाराजा सूरजमल की भी जय नहीं बोल पा रहे, कैसे जाके बोलो महाराजा सूरजमल की जय, महाराजा सूरजमल की जय। राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान में पन्नाधाय हुई थी, राजस्थान में महाराजा सूरजमल हुए, राजस्थान ने पृथ्वीराज चौहान दिया, राजस्थान ने महाराणा प्रताप दिया। कैसे थे? तुम्हारे जैसे थे वो, मुसलमानों से डर के जो बाहर से अटैक करने आए थे ना, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ने कितने आक्रांता आए, कितने सारे शासक रहे मुस्लिम, उन्होंने अत्याचार किया। केवल हिंदुत्व एकमात्र ऐसा धर्म है जो कभी किसी पर अत्याचार, बाकी चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो सब अत्याचार करते हैं, उनके इतिहास को भी बदल दिया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान, हमने पढ़ा किताब, औरंगजेब महान, उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, वो महान कैसे हो सकता है? जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा वो महान हो सकता है? महान किसे कहते हैं? महान था हमारा पृथ्वीराज चौहान, महान थे महाराणा प्रताप, घास की रोटियां खाई लेकिन स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। महान थी पन्नाधाय, तुम्हारी तरह नहीं थी, पास हो गए हम साथ नहीं देंगे। उसने कहा चाहे कुछ हो जाए देश को बचाना है, अपने बेटे को मरवा दिया देश के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटी। वो ऐसी नहीं थी कि पास हो गए उनके अंदर ताकत कम हो गई कि फेल वाले आंदोलन करेंगे, हम पास हैं आंदोलन नहीं करेंगे। क्योंकि रितु के पापा ने कहा ना, ये पता होना चाहिए कि किसके सामने और क्या कह रहे हैं। अब रितु जो है पूरे देश के अंदर जानी जाएगी, इसलिए कि ये बिना पढ़े पास हो गई, बाकी सब लोग पढ़कर पास हुए थे, और रितु के पापा को भी पूरा देश जानेगा क्योंकि ये लाइव चल रहा है। ठीक है, इति ओम सम। एक मैं लास्ट में मंत्र पढ़ूंगा कि भगवान करे भारतीय पुनर्वास परिषद में बैठे लोगों की बुद्धि ठीक हो जाए, उसके लिए हम एक मंत्र और पढ़ते हैं वेद का, और लास्ट में एक हम आपसे शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, यस। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम, ओम ये देवानाम यज्ञया यज्ञयानाम मनोर्यत्रा अमृतार्तज्जः तेनोरा संता मृगाय मध्य यूयं पातः स्वस्ति सदानः। मैं किसी की सहायता करता हूं तो एक शपथ ग्रहण कराता हूं, मैं तुम्हारे साथ जब हूं जब तुम मेरी एक बात मानोगे। बैठ जाओ। रिश्वत भी लेनी चाहिए, कैसी रिश्वत लेनी चाहिए वो बताऊंगा, बैठ जाओ। अब आप लोग मुझे रिश्वत देंगे, मैं आपका केस लड़ूंगा, तो वकील बनने के नाते फीस भी ले सकता हूँ। मेरी फीस 2 लाख रुपए है एक बच्चे की। बोलो कौन तैयार है फीस देने को? मैं केस आपका, मैं वकील हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मेरी फीस 2 लाख रुपए है, एक बच्चे से 2 लाख रुपए लूंगा। कौन देगा बताओ? है एक बच्चा कोई पूरे में? मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूं, मैं अपना आई कार्ड दिखाता हूं, ये मेरा आई कार्ड। मेरी फीस 2 लाख रुपए है एक केस की, क्योंकि वकीलों की जो फीस है वो अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। हम केस देख रहे हैं, आपका केस बड़ा है, बहुत बड़ा केस है, एक बच्चे की फीस 2 लाख है। एक तरीके पे मैं आपकी फीस माफ कर सकता हूँ। एक आपको शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी मेरे साथ, और शपथ भी कैसी है, बहुत छोटी सी है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, केवल मम्मी से रिक्वेस्ट करनी है आपको। तैयार है आप? तो बोलो आज हम शपथ ग्रहण करते हैं, हमारे पास फीस नहीं है,
और आपकी एक बात मानेंगे। बात क्या है? गैया देखिए आपने, गैया बहुत परेशान है। अपनी मम्मी से एक बात कहनी है कि पहले जो चंदिया बनती थी वो बंद हो गई है घरों में, एक एक चंदिया बनाना शुरू करो। और जिनकी यहाँ बंद नहीं हुई है, एक बन रही है, वो 2 बन। अक्सर बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ बन रही है, जिनकी यहाँ एक चंदिया है वो 2 चंदिया शुरू कर दो। बोलो आज हम शपथ लेते हैं, जोर से बोलो, आज हम शपथ लेते हैं, अपनी माँ से प्रार्थना करेंगे, गाय बहुत परेशान है, गाय की चंदिया बनाना शुरू कर दो, जो चंदिया बना रहे हैं वो डबल कर दो। लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए बनाना, मोटी वाली। जो लास्ट का आटा बचता है तो माँ क्या करती है, मोटी वाली रोटी बनाती थी पहले, वो बंद कर दी है, उसको दोबारा बनाना हम चालू कराएंगे। बोलो बोलो, जोर से बोलो। ये काम कर लो, कठिन तो नहीं है। अगर आप ये काम कर लोगे तो मेरी फीस माफ, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, आपका केस फ्री में लड़ूंगा। आपको क्या करना है, आपने कुछ किया नहीं, इसमें रिक्वेस्ट करने के बाद अपने हाथ से वो रोटियां खिलानी है। क्या है समझ में? जो गाय की रोटी है वो अपने हाथ से खिलानी है, कुत्ते की रोटी भी अपने हाथ से खिलानी है। एक बात और, कभी जब आप पास हो जाओ तो भी रिश्वत देनी है। भारतीय पुनर्वास परिषद के NBER को नहीं देनी, किसी मास्टर को नहीं देनी, किसको देनी है? बंदरों को, चींटी को, गैया को, कुत्ते को, बिल्ली को, चिड़िया को, किसको पानी पिला देना। ऐसा कोई पुण्य का काम करना कि चिड़िया को पानी पिला देना, छत पे घर पे जाके एक कटोरा रख देना, चिड़िया पानी पी ले। कुछ भी नहीं है, घर में भूसी बचती है, एक मुट्ठी भूसी लेना, जहाँ चींटी दिखाई दे उस पर फेंक आना, चींटी खा लेगी। जो जो तुमको आशीर्वाद देंगे वो सब आपसे खुश हो जाएंगे और फिर आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ। तो आप लोग परोपकार की भावना से काम करेंगे और जीतने के बाद हम 101 कुंडी हवन करेंगे। कितना हवन करेंगे? और देश के सारे लोगों को उसमें आमंत्रित करेंगे जो आना चाहे। देखो, आप आंदोलन करोगे, लाभ पूरे देश को मिलेगा, लेकिन कभी भी सोचो परोपकार की भावना से हमको काम करना है, ठीक है? इस समय सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है ऋतु के पापा की, वो सोच रहे हैं कहाँ फंस गए आज। कोई बात नहीं, हमारी मजाक करने की आदत है, आप परेशान ना हो, मेरी हैबिट है मजाक करने की। भाई देखो, हम दिन भर काम करते हैं, मजाक करने कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान? नहीं, बताओ, पाकिस्तान जाएंगे? ऋतु अच्छी बच्ची है और ऋतु ने परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल उसे मिलना चाहिए। जब हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होता है तो हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, जो टॉप करता है उन 3 बच्चों को हम सम्मानित करते हैं। इस पूरी प्रतियोगिता में अब ये धरने की प्रतियोगिता होगी। इस धरने की प्रतियोगिता में जो पानी अच्छे से पिलाएगा, जो सफाई अच्छे से करेगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा किसने अच्छा काम किया, किसने कितने बच्चों को आमंत्रित किया, इसको भी मैं देखूंगा। उसके बाद उन लोगों में से हम सर्च करके 5 लोगों को सम्मानित करेंगे और हमारा सम्मान अलग टाइप का होता है जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। हम सम्मान उस प्रकार से देंगे। तो 5 लोगों को सर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर्स की रहेगी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद के आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने देर तक, आप तो छाया में थे, मैं धूप में था, लेकिन मैं हिला नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से प्रेम है। ये मेरे बच्चे हैं, इनको हमसे प्रेम नहीं है। ये टाइम पे फीस जमा नहीं कर सकते, ये पढ़ नहीं सकते, ये हमारी बात नहीं मान सकते, ये टीचर से कहने पे फाइल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भारतीय पुनर्वास परिषद के अन्य स्कूलों ने मना कर रखा है, कुछ काम नहीं करना है। कभी कभी नीरज मैडम बड़ी परेशान होती हैं, कहती है सर कैसे बच्चे हैं, हम तो परेशान हो गए। शिवानी मैम, आयुषी मैम, हमारी पूनम मैम, संजय सर, हमारे जो है प्रिंसिपल सर, हमारे रोशन लाल सर, गोविंद सर, सारे लोग, मैं भी परेशान होता हूँ। कैसे बच्चे हैं, पता नहीं कैसे माता पिता ने पैदा किया है इनको, कहना ही नहीं मानते, न सुनते हैं न कोई काम करते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए जो क्लास नहीं करते हैं, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। और आप अपने गार्जियंस के ताली बजाओ जो इतने ध्यान से यहाँ बैठे हैं, इनके जोरदार ताली। सबसे आते बजाओ, तुम तेज बजाओ, तेज। हाँ, आपको कैसा लगा? आप लोग आएंगे हमारे साथ? श्योर। लो गार्जियन का इंटरव्यू ले लो कुछ। आप लोग धरने में हमारे साथ आएंगे? तो हम अच्छा काम करेंगे सब मिलके।
अच्छा, आप भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप भी आएंगे? आप पे पेनल्टी है, आपको पानी की व्यवस्था करनी है, सब लोगों को पानी आप पिलाएंगे। श्योर? लाइव कह रहे हैं आप, ध्यान रखना, रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, चलिए बाकी सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। और इस धरने में इतना पैसा खर्च होगा, हम किसी संस्थान वाले से मांगेंगे नहीं, सारा पैसा महर्षि दयानंद पुनर्वास संस्थान राल की ओर से खर्च होगा, चाहे हमको रिट करनी पड़े। केवल एक काम मैंने दिया रितु के पापा को, पानी पिलाने का, और मैं गारंटी ले रहा हूँ उनकी सब लोग सब मदद करना, तो पानी की पूर्ति पड़ेगी नहीं वहाँ। और मेरे को तो पानी कोई पिला ही नहीं सकता, मैं जिस तरीके का पानी पीता हूँ वो तरीके का पानी मुझे, अब देखो 10 बार पानी आया लेकिन मेरे तरीके का पानी नहीं आया। डन।